हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस सीरीज में ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं और भी अचूक तरीका से, यानी कि एक नॉर्मल अच्छा तरीका से उसमें कॉन्सेप्ट भी समझने का प्रयास करेंगे। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी पहले कुछ पढ़ाया जा चुका है सिलेबस में टाइप वाइज, उस चीज़ को आप जरूर जाकर देखिए, पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अलग अलग जो कि क्वेश्चन के प्रकार होंगे वह अलग अलग मेथड आपको सीखने के लिए उत्सुक करेंगे। चलिए, अब हमारा देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है, यदि पिता और उसके जो पुत्र की वर्तमान आयु है वो क्रमशः 48 वर्ष और 28.8 वर्ष है। उसके बाद बताया जा रहा है, तो पिता अपने पुत्र से कह सकता है कि तुम जब पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारे वर्तमान आयु की खाली स्थान थी। यह देखिए बहुत ही सरल है, केवल लैंग्वेज दे दिया गया है। कह रहा है क्या कि जो पिता है इसकी आयु क्या है, इसकी आयु बताया जा रहा है हमें 48 वर्ष। और देखिए जो पुत्र है, पुत्र का क्या बताया जा रहा है, पुत्र बताया जा रहा है कि 28.8 वर्ष। कह रहा है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु की कितना थी, यानी इसकी वर्तमान आयु तो इतना है, लेकिन जब यह पुत्र पैदा हुआ था उस समय पिता की आयु क्या थी, पहले हम लोग इस चीज़ को निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जब पुत्र पैदा हुआ था, इसका मतलब पुत्र कब पैदा हुआ है भाई, तो 28.8 वर्ष पहले पैदा हुआ है। इसका मतलब इनका उम्र क्या रहा होगा, 48 में से 28.8 को हम लोग माइनस कर दें तो हमारी बात बन जाएगी। 28.8 को माइनस करेंगे तो यानी 29 को माइनस कीजिए तो 29 1 30, यानी कि कितना हो जाएगा, 18 1 19, 19.2 हो जाएगा, 19.2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या, यहाँ से इसको आपको क्या करना है, माइनस करना है। अब उसके बाद आपको यहाँ समझना है, कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि तुम्हारे वर्तमान आयु की कितना थी, यानी इसके वर्तमान आयु की कितना थी, इस चीज़ को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। यानी 19.2 है वह उसके वर्तमान आयु यानी 28.8 का कितना है, तो कितना है मतलब कितना गुना है या फ्रैक्शन में क्या वैल्यू है, इसके विषय में पूछा रहा है। इसको आप लोग काट सकते हैं। देखिए ऐसा इसको कर दीजिए, ऐसा कि काटने का प्रयास कीजिए। तो कैसे कट सकता है भाई, 4 से काटिएगा तो 4 से कटेगा क्या, 4 से कट जाएगा। देखिए 4 से काटिए, 4 चौके 16, यहाँ से 3 बजेगा, 4 8 32, 4 से काटेगा, 4 7 28 हो जाएगा, 4 दूना के 8, यहाँ 24 से कटाइए, 24 दूना के 48, 24 यहाँ 72, यानी 2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह कितना आसान है, लेकिन इसका लैंग्वेज थोड़ा टफ है, इस बात को ध्यान में रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। 2/3 आपका ऑप्शन कौन सा है भाई, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न जो बताया जा रहा है, कह रहा है कि यदि x + y बराबर बताया जा रहा है, x + y बराबर कह रहा है कि 3 है। उसके बाद क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि x y बराबर 2 है। ऐसा कह रहा है कि x y बराबर 2 है और कह रहा है कि आप x³ - y³ बराबर बताइए। चलिए, यह तो अलजेब्रा का, हालांकि अलजेब्रा हम पढ़ाए नहीं, लेकिन इसका फॉर्मूला आपको बता देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो x - y इंटू x² प्लस xy प्लस y², यही होता है। हालांकि यही बात यदि प्लस में होता तो इसको हम लोग प्लस कर देते और उसके बाद इसको माइनस कर देते, बस इतना ध्यान रखना है। यानी यह बात बीच में माइनस रहेगा तो ये वाला बात माइनस में लिखा जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट सब प्लस में रहेगा यहाँ। यदि यह बात यदि प्लस में रहता है तो पहले वाला बात प्लस में रहेगा और ये दूसरा वाला बात में, ई वाला बात माइनस में हो जाएगा। हालांकि ये तो जब हम पढ़ाएंगे तो डिटेल्स में बता देंगे आपको। देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा समझना है आपको। यहाँ जो दिया गया है इसके सहारे हम लोग कुछ निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो x + y का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं। यदि इसको सोल्व किया जाए तो आप a + b के होल स्क्वायर टाइप का लग रहा है, इसका मतलब a² + b² प्लस 2ab होगा, यानी कि xy होगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आप इसको यहाँ रखिए, यहाँ xy का वैल्यू जो 2 दिया है इसको 2 रखिए तो गुणे क्या हो जाएगा 2, यानी आप समझ रहे हैं कि यहाँ से क्या होगा 4 बराबर 9, यानी x² प्लस y²। थोड़ा जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं, ये हो जाएगा 4, 4 जाके घटेगा तो कितना बचेगा 5। यह बात आप समझ लिए। उसके बाद देखिएगा थोड़ा सा, यह तो हमारा x² प्लस y का स्क्वायर का वैल्यू मिल गया हमें यहाँ रखने के लिए। इसका वैल्यू दिया ही है पहले से, अब हमें क्या जरूरत है, x - y का। तो आप ऐसा कीजिए, x - y का निकालने के लिए x - y का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो x - y का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, तो a² प्लस b² अब -2ab होता है। चलिए a² प्लस b² का वैल्यू अभी जो निकाले हैं इसको आप लोग रखिए,
यानी कि ये जो भी कुछ दिया गया है यक्स के फॉर्मूले में दिया है, इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, यक्स के फॉर्मूले में वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ऐसा हमें लिखना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए हम कह सकते हैं यहाँ यक्स प्लस वाई का जो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 5 रख देंगे, उसके बाद माइनस 2 गुणे एक्स वाई का वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है। इसका मतलब कि यहाँ से 4 5 में से 4 घटेगा तो क्या होगा 1, यानी यक्स माइनस वाई का देखा जाए तो रूट में 1 हो जाएगा, इसका मतलब 1 हो जाएगा। यानी यक्स माइनस वाई का वैल्यू 1 आ गया, इसका भी वैल्यू हमें पता चल गया, इसका भी वैल्यू पता चल गया। बस इसी तीनों चीज़ों को हमें क्या करना है, रखना है। यहाँ रख देंगे। देखिए यक्स माइनस वाई का वैल्यू हमें जो दिया है 1, फिर गुणे इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान यहाँ 5, इसके लिए 2 रखेंगे, 5 2 कितना हो जाएगा 7, और 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर है। कुछ नहीं करना है, इसके सहारे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है, और उसके बाद आप एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकालिए। एक मान यहाँ खुद दिया गया है, आपको रखना क्या, इसका रखना है, इन दोनों का रखना है, इसका रखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी आकृति जिसकी जो भुजाएं हैं वह बताया जा रहा है कि 72 मीटर है, 30 मीटर है और 78 मीटर है। फिर कह रहा है क्या कि 20 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने की लागत क्या है। इसमें क्या है, त्रिभुजाकार भूमि है। हालांकि देखिए त्रिभुज में हम पढ़ा चुके हैं कि जब तीनों भुजाएं प्राप्त हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे आप निकालिएगा। क्या क्या दिया है, 72 30 78। चलिए इसको हम लोग 72 मान लेते हैं, इसको 30 मान लेते हैं, इसको 78 मान लेते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि सर ये सब बराबर ही बना है, ऐसा कैसे छोटा बड़ा हो सकता है, उसके विषय में हम लोग जिक्र नहीं करेंगे। कोई भी त्रिभुज बना लीजिए, इसकी 3 साइड ऐसा दिया गया है। आप अर्ध परिमाप निकालिए। आप यदि इस वीडियो को नहीं देखे हैं, यानी कि जो त्रिभुज वाला वीडियो है, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्षेत्रफल वाला चैप्टर में चले जाइए, वहाँ से देखिएगा त्रिभुज का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसे देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या करते हैं भाई, a + b + c/2 करते हैं हम लोग, यानी कि तीनों को जोड़ के 2 से भाग देना है हमें। देखिए तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिखने का प्रयास करते हैं। इन तीनों को जोड़ना है, a b c इन्हीं का वैल्यू है। मान लीजिए इसको a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c। इन तीनों को जोड़िए तो कितना जाएगा, 7 7 14, यानी कि 140 10 50 180। कितना हो जाएगा, 180/2, यानी कहें तो 90 हो जाएगा। यानी यस का वैल्यू क्या निकला, 90। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल, उसको हम लोग हीरोन के सूत्र से निकालते हैं, और हीरोन का सूत्र क्या होता है, रूट में यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी होता है। अच्छा यस का वैल्यू हम लोग क्या निकालें भाई, 90। इसका मतलब कि 90 माइनस कितना हो जाएगा, 72। हम लोग डायरेक्ट लिखें, क्या डायरेक्ट लिख रहे हैं, 90 माइनस ए का वैल्यू 72 करेंगे तो 72 घटाएंगे कितना बचेगा, यानी 70 घटाएंगे तो 7 2 9, यानी 20, यानी 18 बचेगा। उसके बाद देखिए इसका इसको हम लोग घटा के देख लेते हैं, यस माइनस बी क्या है 30, यानी 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 बचेगा। उसके बाद हम लोग तीसरा घटा के देख लेते हैं, 90 में से क्या करना है, घटाना है 78 को, तो 78 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। कैसा करते हैं, ये क्या है, 18 5 90। हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि 18 गुणे 5 लिख सकते हैं इसको। ये आपका खुद से 18 है, हम लोग 18 को छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ जोड़ा लग जाएगा। यहाँ 60 है तो 12 5 60 हो जाएगा। यहाँ खुद से 12 है, देखिएगा यहाँ से एक जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया और इसका जोड़ा लग गया, ये 12 है आपका। देखिए किसका किसका लगा भाई, 18 लगा है, 5 का लगा है, 12 का लगा है, यानी 12 5 60 हो जाएगा। और 60 में 18 से गुणा है तो 18 5 90, 18 6 108 और 0। आप लोग मल्टीप्लाई अपने हिसाब से कर लीजिएगा। हम थोड़ा फास्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। यह क्या है भाई, सब कुछ मीटर में दिया है, जो भी दिया है मीटर में, इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमसे कह रहा है कि 20 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से इसका खर्च लग रहा है समतल कराने का, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर समतल करेगा तो 20 पैसा लगेगा। तो हमें 1080 मीटर स्क्वायर खर्च समतल कराना है, तो कितना लगेगा भाई, तो 1080 गुणे 20 पैसा लगेगा। लेकिन हम ई तो जो निकलेगा बहुत बड़ा पैसा निकलेगा, इस पैसा को रुपये में हम लोग बदल देते हैं। क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, यानी 108 गुना कितना हो जाएगा भाई, तो 216 हो जाएगा। यानी कितना कहेंगे हम, 216 रुपया आपका समतल कराने का खर्च लगेगा। और ऑप्शन अपना मिला लीजिए, 216 रुपये कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी कुछ मिल रहा है इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए और उसको थोड़ा सा फिर से देखने का प्रयास कीजिए इस बात को, यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो। यदि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है तो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में चले जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा लिंक मिल जाएगा, या अपने प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि कितने मूलधन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में साधारण ब्याज 120 रुपये होगा। देखिए कह रहा है कि कितने मूलधन, यानी पी का मान पूछ रहा है आपसे। क्या कह रहा है कि पी आप बता दीजिए कि कितना मूलधन होगा कि रेट यदि 6% लगाया जाए
तो 10 वर्ष में कितना टाइम बोल रहा है, 10 वर्ष में जो आपका साधारण ब्याज प्राप्त हो यानी एसआई प्राप्त हो वह क्या हो जाए, 120 रुपया हो जाए। हालांकि देखिए इसको दो मेथड से बता रहे हैं हम, दोनों एक फार्मूला से और एक कॉन्सेप्ट के मेथड से, मतलब अपने से दिमाग से सोच के बनाने का प्रयास करेंगे। अच्छा ये बताइए कि 6% के हिसाब से 10 वर्ष में लगेगा, 1% में 1 वर्ष में 6%, तो 10 वर्ष में कितना लगेगा, तो 6 दहा में 60% लगेगा। तो इसका मतलब यह है कि एसआई हमारा जो बन रहा है वो कितना है, 60% बन रहा है। अच्छा एसआई 60% यानी 120 रुपया है, वह कितना है, 60% बन रहा है, तो हमारा जो मूलधन होगा वो 100% होगा। अरे 100 रुपया पर ही तो 60 रुपया ब्याज लगा है, तो जो 60% का वैल्यू है वह 120 रुपया यानी 60 से भाग दिए 1% निकला, और जो मूलधन होगा हमारा 100% होगा, तो मूलधन यानी कि 100 से गुणा कर देंगे, 60 दुना के 120 कितना हो जाएगा, 200। यह हुआ हमारा अपना थिंकिंग का। आप सोच सकते हैं कितना जल्दी बन गया। लेकिन इसी बात को यदि फार्मूला से बनाया जाए तो कैसे हम करेंगे, देखिए फार्मूला से हमारा क्या होता है भाई, फार्मूला एसआई बराबर PRT/100 यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 होता है। एसआई क्या दिया है, 120 दे दिया है। अब पी का वैल्यू क्या रखिएगा, कुछ दिया ही नहीं है, पी ज्ञात करना है। आर का वैल्यू क्या रखिएगा, 6, और गुणे कीजिएगा क्या 10 टाइम, और कितना हो जाएगा 100। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिएगा, यहाँ से 6 बटा में 10 है, आप इसको कीजिएगा क्या, P बराबर ज्ञात करना होगा, तो 10 का ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 20 गुणे कितना हो जाएगा 10, आइए इसको भाग दीजिएगा, तो 6 से कीजिएगा 6 दूना के 12 और 200 आपका आंसर यहाँ से भी बनेगा। यानी बात बराबर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको सोचना है, कॉन्सेप्ट लगाना है। यदि इस चीज़ को डायरेक्ट भी सोच रहे हैं कि 6% के हिसाब से 10 वर्ष में लगा, इसका मतलब 60% 120 है, इसका मतलब 60% इतना 120 यानी कि जितना प्रतिशत लिया जा रहा है उसका दुगुना है, तो 100% की बात करा जाएगा मूलधन पे तो 200 बनेगा, उसका दुगुना। यह सोचना आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो आप किसी भी हालत में हमारे कहने पर आप जाइए प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए। जो पढ़ाने का अंदाज है बहुत ही बेहतरीन है, इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, आप लोगों में से ही जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो हमें बता रहे हैं। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही बेस्ट तरीका से हम पढ़ाने का प्रयास किए हैं। हालांकि पढ़ाने के प्रयास में तो हमारा पूरा चैप्टर ही अच्छा रहा है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, यह हमें थोड़ा खुशी है। और आप जो लोग नए हैं उनको हम बताने का प्रयास करेंगे, आप लोग भी जाकर देखिए, कम समय में ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना है तब। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह क्या बताया जा रहा है भाई, कह रहा है कि 16, 24, 36, 52 और 54 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। यह आसान है, क्या है 16 है, हम एलसीएम में बता चुके हैं आपको कैसे ज्ञात करना है। 16, 24 के बाद क्या है 36, 52, 54, 36, 52 और उसके बाद क्या है 54 है, 52, 54 कह रहा है कि इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है भैया, एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा पावर देखते हैं अभाज्य संख्या का किस में है। देखिए यहाँ 2 का पावर है, 2 का पावर कितना है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 यानी कि 2 के पावर 4 यहाँ मिलेगा। 24 है, 8 3 के 24 यानी 2 के पावर 3, और उसके बाद थोड़ा हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 के पावर 3 गुणे 3 है यानी कि 8 3 के 24। 36 है तो क्या है इससे कह सकते हैं 4 9 4 के 36 यानी कि 9 3 के पावर 2 और 2 के पावर 2, 9 9 4 के 36 हो जाएगा। यहाँ 52 करेंगे तो 52 कितना हो जाएगा भाई, तो कितना हो जाएगा 25 1 26 दूना 52 यानी कि 13 4 के 52, 2 के पावर 2, 13 4 के 52। ये 54 का देखिएगा तो हम पूरा एकदम डीपली बता रहे हैं, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। 54 कितना हो जाएगा, 54 का आधा हो जाएगा 25 2 27, 27 दूना 54 यानी कि 3 के पावर 3, 3 9 9 27, 27 दूना के 54। देखिए यहाँ से पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है भाई, तो 2 है। 2 का सबसे ज़्यादा पावर कहाँ में मिला है, यहाँ मिला है, क्योंकि 4 बार 3 बार 2 बार 2 बार 1 बार, सबसे ज़्यादा 2 के पावर 4 हमें मिला है। अब एलसीएम हम लोग डायरेक्ट लिखना प्रयास करेंगे कि देखिए 2 के पावर और उसके बाद 3 का पावर का सबसे ज़्यादा कहाँ मिला है, तो 3 का पावर 1 2 3 यानी यहाँ हमको मिला है सबसे ज़्यादा, तो 3 के पावर 3 ले लेंगे। उसके बाद 3 के बाद क्या है भाई, तो 3 के बाद लास्ट में हमें 13 मिल गया है, 13 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ। चलिए यहाँ से 3 लेंगे 27 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 27 में 16 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, उसके बाद 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा 16 गुणे 27 गुणे 13। 16 से कीजिए 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, 2 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 12, उसके बाद सॉरी 11, 16 दूना 32, 32 10 42 1 43। उसके बाद हम 3 से 13 से गुणा कर देंगे तो 13 दूना 26, 6 हो जाएगा 2 13 39 39 40 41 यानी 1 4 हो जाएगा, 13 4 के 52 52 और 52 4 कितना हो जाएगा 56 यानी 56 16 आपका आंसर हो जाएगा। 56 16 कौन सा है भाई, तो 56 16 ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका
राइट आंसर है, सी वाला राइट आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को जल्दी से कर सकते हैं। यदि आप इस चीज़ को, जैसे हमें ये सब लिखना पड़ा है, यदि हमें लिखना नहीं होता इस चीज़ को और जल्दी कर पाते। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है वह सिंप्लीफिकेशन का दे दिया है। कह रहा है क्या कि 55/11, उसके बाद प्लस करना है आपको, और उसके बाद कह रहा है क्या 18 - 6, उसके बाद गुणा करना है 9 से। चलिए 11 × 5 = 55, इसको हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसको हम लोग और आगे सोल्व करें तो कितना, 18 में से 6 को घटाना है, यानी कि 12 × 6 = 18, यानी 12 × 9 हो जाएगा। यहाँ क्या है 5 प्लस में दिया है, तो 12 × 8 = 96, 12 × 9 = 108 हो जाएगा, यानी कि 5 + 108, यानी कहें तो 8 × 5 = 13, 113 हो जाएगा। यह बहुत ही सरल है। 113 ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन मिला है भाई? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला हमारा क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखने में लगेगा कठिन, लेकिन कठिन है नहीं। क्या कह रहा है कि यदि 7 के पावर 21 प्लस 7 के पावर 22 प्लस 7 के पावर 23 प्लस 7 के पावर 24 को यदि 25 से विभाजित किया जाता है, यानी भाग दिया जाता है 25 से, तब पूछ रहा है हमसे कि आप बताइए कि इसका शेष क्या बचेगा। चलिए शेष बचने से पहले हम इसको सोल्व करते हैं। 7 के पावर 21 है, इसमें 22 है, इसमें 23 24 है। क्या 7 के पावर 21 सब में होगा? तो आप बोलेगा जी सर होगा। यहाँ से देखिए 7 के पावर 21 यदि हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से क्या होगा 1, यहाँ 7 के पावर 21 जब बाहर निकला है तो यहाँ क्या बचेगा 7 बचेगा। उसके बाद 7 के पावर यहाँ 3 है, सॉरी 23 है, तो 21 जब निकला तो 7 के पावर 2, 7 के पावर यदि 21 निकला तो 7 के पावर 3 बचा यहाँ। उसके बाद हमें 25 से क्या करना है, भाग करना है। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो 7 के पावर 21, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 1 + 7 + 49 हो जाएगा, 7 7 है, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। हमको क्या करना है 25 से भाग देके शेषफल ज्ञात करना है। सबको जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा, ये अलग से 50 है, कुल मिला कितना हो जाएगा 400, यानी 7 के पावर 21 और गुणे कितना हो जाएगा 400। भाग देंगे 25 से, तो 25 से तो पूरी तरह से कट जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो हमारा शेषफल बचेगा क्या बचेगा 0, और 0 आपका कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा जो अगला है वह ज्यामिति से दिया गया है और आसान भी है। देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया है, इसे कह रहा है इसमें हम लोग कुछ दिया है, उस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या क्या दिया है भाई? दिया है A, B, C और D दिया है, और क्या क्या दिया है 72 डिग्री दिया है। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है आपको 69, और यहाँ दे दिया है x डिग्री। अच्छा क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि दिए गए प्रश्न को पढ़ें और तय करें कि कौन सा जो सूचना है वह प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न हमारा क्या है भाई? प्रश्न यह है कि ACD का मान कितना होगा, ACD का मान कितना होगा। हमें ज्ञात नहीं करना है, यह प्रश्न बताया जा रहा है कि ACD का जो मान होगा वह कितना होगा। इस चीज़ को बताने के लिए हमें कौन कौन सी बात की आवश्यकता होगी। तो हमारा जो पहला है, पहला क्या दे दिया है, पहला हमको यही निष्कर्ष दिया है, यही बात कह रहा है कि आपको ये बात पता रहेगा तो क्या आप बता सकते हैं ACD का मान बता सकते हैं, ऐसा पहला बात बताया जा रहा है, स्टेटमेंट है। और दूसरा बात हमें कह रहा है कि ACB बराबर, कह रहा है हमसे कह रहा है कि ACB बराबर 180 - x डिग्री। क्या ये दोनों यानी दूसरा क्या दिया है, इस चीज़ को हम लोग लिख ही लेते हैं तो अच्छा होगा। देखिए दूसरा क्या दिया है, हमें दूसरा दिया है कि ACB बराबर 180 - x डिग्री। चलिए अब ऑप्शन से देखिए, हालांकि रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला हमारा ये बात दिया गया है, दूसरा हमारा ये बात दिया गया है। ऑप्शन क्या दिया है, कह रहा है या तो 1 या 2 पर्याप्त है, यानी या तो 1। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इन दोनों के माध्यम से बहिष्कोण में हम निकाल सकते हैं, इन दोनों को बस जोड़ के x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी ये बात तो कन्फर्म हो गया कि पहला हमारे लिए आसान होगा, यानी कि सॉरी बताने के लिए पर्याप्त होगा, यानी पहले के हिसाब से भी हम अपने क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। जो दूसरा है ACB बराबर 180 - x, मान लीजिए ये हमारा फिगर ना दिया हो, ACB बराबर 180 - x दिया है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ACD होगा वह क्या होगा, हमें नहीं पता चलेगा। जो दूसरा ऑप्शन दे रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि केवल 1 पर्याप्त है, तो 1 पर्याप्त तो है ही, दूसरा पर्याप्त है ही नहीं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, केवल 1 ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो B होगा वही राइट आंसर होगा। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट कंक्लूजन या आपका रीजनिंग वाला जो पार्ट होता है इस प्रकार से दिया गया है। कुछ प्रश्न दिया है, उसका उत्तर किससे संभव है यह बात पूछा जा रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि रंजीत कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि अंजी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकती है, कर सकता है। उसके बाद कह रहा है कि वे
5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर रंजीत कार्य को छोड़ के अपना चला जाता है भाई। उसके बाद क्या कर रहा है कि अंजी शेष कार्य को ख़त्म करने में कितना दिन समय लेंगे। चलिए देखिए, एक रंजीत है और एक अंजी है। चलिए, एक रंजीत हो गया ऐसे और एक है अंजी। रंजीत कितना दिन में ख़त्म कर रहा है भाई, तो 25 और ये 20, 25 दिन में 20 दिन में क्या है, दिन है। कॉन्सेप्ट आप जानते ही होंगे। इन दोनों का जो लीजिएगा जब एलसीएम तो क्या होगा, 20 5 100 हो जाएगा ऐसे करके। 25 कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, अब 20 5 100। यहाँ तक क्लियर है। हमसे क्या कह रहा है, हमसे यह कह रहा है कि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। चलिए, दोनों जब एक साथ कार्य करेंगे तो क्या है, यूनिट प्रति डे है। ये क्या है, टोटल वर्क है। तो एक दिन में जो रंजीत कार्य कर रहा है 4 और अंजी कार्य कर रहा है 5 एक दिन में। तो दोनों लोग जब मिलके काम करेंगे, यानी रंजीत और अंजी जब दोनों लोग मिलके कार्य करेंगे तो 5 4 9 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से काम करेंगे, यानी 9 यूनिट उन लोग का कार्य होगा एक दिन में। जब 5 दिन तक लगातार करें तो इसका मतलब 5 × 9 यानी कि 45 यूनिट कार्य होगा 5 दिन में। तो हमारा शेष कार्य कितना बचेगा भाई, शेष कार्य, तो शेष कार्य क्या बचेगा, 100 यूनिट टोटल कार्य है, उसमें से 45 यूनिट कार्य 5 दिन में किया जा चुका है, यानी 45 को हटाएंगे कितना बचेगा, 55, यानी 55 यूनिट कार्य हमारा बच गया है। उसके बाद कौन जा रहा है भाई, तो कह रहा है कि फिर रंजीत छोड़कर चला जाता है, अंजी शेष कार्य को कितने दिन में ख़त्म करने के लिए कितने दिन लेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। यानी कि रंजीत चला गया, एक खत्म हो गया, अब आया कौन, केवल अंजी, यानी 5 के हिसाब से काम किया जाएगा इस 55 यूनिट को। तो 55 यूनिट के कार्य को 5 के हिसाब से किया जाएगा तो कितना दिन समय लगेगा भाई, 11 5 55, यानी 11 दिन का आपको समय लगेगा शेष कार्य को करने में। शेष कार्य तो यही है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, तो 11 ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन हम बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करा चुके हैं, कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक तरीका से बता के। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से टाइम एंड वर्क को ढूंढिए और वो टाइम एंड वर्क के पूरे टाइप को पढ़ लीजिए, या आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है केवल देखना है, इसका आंसर लगाना है। क्या है कि 2 सह अभाज्य संख्या ए और बी हैं, इनका लघुत्तम समापवर्तक ए कॉमा समापवर्तक क्या है, पहले ये पूछ रहा है। उसके बाद कह रहा है कि ए जो है बी से बड़ा है। क्या क्या कह रहा है कि ए जो है वह बी से बड़ा है और ये दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या क्या है, जो एक दूसरे में कोई गुणनखंड कॉमन वगैरह नहीं है, यानी एक दूसरे से कटता वगैरह नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है इसका मतलब। अच्छा, कोई भी चीज़ जैसे कि देखिए 3 और 4 एक दूसरे से कटता है तो आप बोलेगा नहीं सर नहीं कटता है। इसका एलसीएम क्या होता है भाई, तो 3 × 4 होता है, यानी कि 12 होता है। इसका देने का कोई मतलब ही नहीं है। यानी कहेंगे कि जब हमारा सहअभाज्य संख्या देता है तो उस पीरियड में दोनों संख्याओं के गुणनफल ही क्या होते हैं, हमारे एलसीएम होते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्तक होते हैं। और आपसे जो पूछा जा रहा है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, जब ए बी है ए × बी कर दीजिएगा, यानी कि ए बी हो जाएगा जब दोनों सहभाज्य संख्या हैं तब। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को थोड़ा थोड़ा बातों को अपने दिमाग में बैठा के चलना है कि सहभाज्य संख्या का जो लघुत्तम होता है वह दोनों का गुणनफल होता है। यदि महत्तम कहा जाए यानी कि HCF कहा जाए तो वह क्या हो जाएगा भाई, केवल 1 माना जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से है। कहा जा रहा है कि एक लंबवृत्तीय जो शंकु है उसकी ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। पाई का मान 22/7 रखना है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसके विषय में बताइए। हालांकि हम अभी क्षेत्रफल पढ़ा रहे हैं, इस चीज़ को नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन इसको समझाने का प्रयास हम करेंगे, आप समझ जाइएगा। देखिए क्या है, यह शंकु है और इसमें क्या दिया है, तो एक त्रिज्या दिया, सॉरी क्या दिया है भाई, हमें कह रहा है लंबवृत्तीय शंकु की जो ऊंचाई है और तिरछी ऊंचाई और ऊंचाई दोनों चीज़ दिया है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊंचाई, और ये वाली जो है इस ऊंचाई को तिरछी ऊंचाई कहते हैं। कितना है, 24 है 25 है, यानी इसको देखिए ऊंचाई हमारा 24 है और ये क्या है 25 है। इसकी त्रिज्या हमें पता नहीं है, इतना तो बात आप समझते ही होंगे कि यह शंकु है, इसकी ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई, ये त्रिज्या है। चलिए ऊंचाई को हम लोग यच द्वारा लिख देते हैं भैया, क्या 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है। हाँ, अब जो तिरछी ऊंचाई को यल द्वारा लिखते हैं, क्या होता है, यहाँ दिया गया है 25 सेंटीमीटर। अच्छा, जो इसका क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल होता है। याद कर लीजिएगा, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू यल प्लस आर होता है। हालांकि इसके विषय में हम जिक्र नहीं करेंगे, अभी कुछ ही दिन के बाद पढ़ने वाले हैं तो इसके विषय में पूरा विस्तृत जिक्र करेंगे। शंकु क्या होता है, परिधि क्या होता है, सॉरी शंकु की त्रिज्या, ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, सब कुछ जानेंगे, लेकिन पहले इसके विषय में समझिए। यानी हमें क्या क्या चाहिए भाई, यल चाहिए, आर चाहिए, ये दोनों तो चाहिए ही, आर दिया ही नहीं है, तो आर बराबर हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। कैसे निकालते हैं भैया, यहाँ से एक बार देखिएगा तो आपको देख पाइएगा कि यहाँ कुछ इस प्रकार से फिगर बना हुआ है, यह 24 है, यह 25 है। इसका मतलब यह समकोण त्रिभुज है और इस नीचे वाले को ही त्रिज्या कहते हैं और इस त्रिज्या को ज्ञात करना है। कभी भी आपको लगता है कि हम फास्ट बोलते हैं तो एक बार जरूर हमें कमेंट में बताइए, इस चीज़ को हम स्लो करने का प्रयास करेंगे। 24 है, 25 है, यहाँ क्या है, आपको त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी कि इसको ज्ञात करने के लिए इसके वर्ग में से इसके वर्ग को घटा देंगे तो हमारी बात बन जाएगी। अच्छा एक बात समझिएगा कि इसको करने के लिए क्या हमें नियम अपनाना पड़ेगा भाई, पाइथागोरस प्रमेय तो जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि यल का स्क्वायर करेंगे हम और माइनस क्या करेंगे भाई, माइनस एच का स्क्वायर करेंगे। हम इसको मिटाते हैं, यहाँ नीचे पहले सोल्व कर लेते हैं। यल का स्क्वायर क्या है भाई, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 24 का स्क्वायर कितना होता है तो 576 होता है। अब घटाइएगा यहाँ से तो कितना बचेगा भाई, 24 और 25 यानी कुल मिलाकर कितना बचेगा 49, और 49 का वर्गमूल क्या होता है 7। अच्छा एक बात आपको बता दें, एक साथ हमारे मतलब एक बार हमारे साथ धोखा हुआ है। क्या धोखा हुआ है, हम अपने एग्जाम में जस्ट इसी प्रकार के प्रश्न को, शायद इसी प्रश्न को कहें तो हम छोड़ के आए हुए हैं, क्योंकि बार बार कैलकुलेशन कर रहे थे, यह 7 ही हमें नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, मतलब कि वो कहीं ना कहीं जोड़ने घटाने में गलती हो जा रहा था, इसलिए हम नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, और अंतिम में पता चला कि वो आसान क्वेश्चन को हम छोड़ के चले आए। आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। एरिया को ज्ञात करने के लिए पाई आर यल करेंगे, पाई हमारा 22/7 होगा, कह रहा है क्वेश्चन में प्रयोग करने के लिए आर का वैल्यू 7 प्रयोग करेंगे, जो कि अभी हम लोग निकाले हुए हैं। यल आपका दिया है कितना 25, 7 से 7 काट दीजिएगा, 22 में 25 से गुणा कीजिएगा, 25 गुना कीजिए डायरेक्ट, 25 गुना 50 जीरो, कैरी होगा क्या 5, 25 गुना 50 50 5 55, यानी कि 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता होता कि यदि सब कुछ ऐसा हो के इतना होता तो हम आंसर टिक करके आगे होते। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है वो वेन डायग्राम पर रिलेटेड है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी में से 29 विद्यार्थी गणित में और 32 विद्यार्थी जीव विज्ञान में यानी बायोलॉजी में मतलब बायोलॉजी का चयन किए हैं, वो लोग अपने से चूज किए हैं ऐसा कहा जा रहा है, और 8 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में से कोई भी विषय का चयन नहीं किए हैं। उसके बाद कह रहा है कि कितने विद्यार्थी गणित और विज्ञान दोनों विषयों का चयन किए हैं, ऐसा पूछा जा रहा है। चलिए टोटल विद्यार्थी कितने हैं 60 हैं, उसमें से 8 कुछ भी नहीं किए हैं, इसका मतलब 8 को घटा दीजिए, जब 8 घटाए कितना बचेगा 52, यानी 52 विद्यार्थी हैं जो कि दोनों विषयों में केवल एक विषय को या दोनों विषयों को लिए हुए हैं। चलिए दो विषय को हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं गणित, इसको कर देते हैं बायोलॉजी। अब गणित में हमें क्या कहा जा रहा है, गणित में कहा जा रहा है कि 29 विद्यार्थी हैं और बायोलॉजी में 32, एक क्या है 29 और एक क्या है 32। अच्छा कितना ही विद्यार्थी होंगे तो टोटल मिलाकर 52 ही होंगे, यानी आपको यही बात समझना है कि केवल जो 52 विद्यार्थी हैं वही विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं। यदि इन दोनों को जोड़ा जाता है यानी कि बायोलॉजी और मैथ वाले को, तो कितना हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से जोड़ के देखिएगा तो 29 प्लस 32 की जगह तो 30 30 60 1 61। 61 कैसे हो गए भाई, जब 52 विद्यार्थी ही हैं तो 61 विद्यार्थी कैसे हो गए, यानी कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि दोनों विषयों में पार्टिसिपेट हुए होंगे। दोनों विषयों में पार्टिसिपेट कौन से हुए भाई, तो ई जो 61 है कितना अधिक है 52 से, तो 52 से कितना अधिक है तो 8 1 9, 9 अधिक है, यानी 9 विद्यार्थी यहाँ हैं। अब ध्यान दीजिएगा 20 विद्यार्थी इसमें लिए हैं और इसमें कितना लिए हैं, हालांकि सब कुछ बता रहे हैं, पूछ रहा है आपसे यही बीच वाला यानी 9 को ही पूछ रहा है। जब 9 यहाँ से चलेगा तो 2 और 7 जब इधर आएंगे तो इतना कितना बचेगा भाई 23। अब देखिए थोड़ा सा मिला के फिर से बता देते हैं सब कुछ सही है कि नहीं। 20 यहाँ है 9 यहाँ है, इसका मतलब कि मैथ में पार्टिसिपेट होने वाले 20 9 29 विद्यार्थी परफेक्ट हो गए। यहाँ बायोलॉजी में जो भी हैं वह 23 में 9 यदि जोड़िएगा तो 32 विद्यार्थी परफेक्ट हो गए, और सबको जोड़िएगा तो कुल विद्यार्थी 52 हो रहे हैं कि नहीं, इस बात को भी आप मिला लीजिए। यहाँ 29 में 23 जोड़िएगा तो 29 1 30 हो जाएगा, और 30 में जब 22 को जोड़िए तो 30 20 50 2 52, वो भी सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, 9 आपका आंसर हो जाएगा, और 9 में कौन सा आंसर ऑप्शन मिल रहा है तो बी है, वही आपका राइट आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बताया जा रहा है, यह पाइप टंकी का है। कहा जा रहा है कि पानी के एक टैंक में 3 पाइप लगे हुए हैं, क्या क्या एक्स वाई जेड, जिनके माध्यम से 5 घंटे में भरा जा सकता है। और कह रहा है हमसे कि पाइप जेड है वह वाई से 3 गुना तेज चलता है, जो वाई है वह यक्स से 2 गुना तेज चलता है। अब पानी के टैंक को पाइप जो यक्स है वह अकेला भरने में कितना समय लेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जो कह रहा है यक्स वाई और जेड ये 3 हैं, ये तीनों मिलके भरते हैं तो 5 घंटा में क्या करते हैं भर देते हैं। कह रहा है कि जो जेड है वह वाई से 3 गुना है, जो वाई है वह एक्स से 2 गुना है, यानी एक्स को यदि 1 माना जाए तो क्या है 2 है, ऐसे 3 गुना यानी 3 दूना के 6 है।
कह सकते हैं क्या, यक्स 1 चल रहा है तो ये 2 चलेगा, जब यह 2 चल रहा है तो इसका 3 गुना यह 6 चलेगा। यह बात आप समझ रहे होंगे, यह बात क्या है, क्षमता दिया है, यानी इसकी क्षमता को बताया जा रहा है। इसका मतलब यह है, थोड़ा समझिएगा कि जेड वाई यक्स ऐसा, इसका अर्थ है कि ये तीनों की क्षमताएं इस साइड में दिया गया है। आइए क्या होता है, इनका घंटा भरा हो जाता है ऐसे करके। मान लीजिए सपोज दैट ऐसा करके, डायग्राम तो हम बता चुके हैं आपको, ऐसा करके दिया जाता है जब, तो उस पीरियड में क्या होता है, यहाँ इनके द्वारा किया गया कार्य मतलब लगने वाला समय होता है, यहाँ उनका टोटल वर्क होता है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा निकालते हैं, इस साइड से हम लोग उल्टा साइड में चलते हैं। 6 2 1 तरीका वही होगा, 6 2 1 का जो एलसीएम होगा क्या होगा, 6 होगा। 6 से भाग दीजिएगा तो 1 बार में जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में जाएगा, और 1 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 बार में जाएगा। अब यह हम कह रहे हैं कि जब इस यक्स वाई जेड जब तीनों लोग मिलकर कार्य करते हैं तो कितना यूनिट कार्य कर पाएंगे भाई, 6 2 8 1 9 यूनिट कार्य कर पाएंगे। और टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 6 है। 6 काम को करने के लिए 9 के हिसाब से किया जाएगा, यानी कि पानी भरा जाएगा, तो कितना समय लगेगा, यही समय लगेगा। और इस समय को कितना बताया जा रहा है, 5 बताया जा रहा है। जब 5 बताया जा रहा है तो इसको हम लोग निकाल देते हैं भाई, 1 यूनिट का वैल्यू, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेगा तो कितना निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 5 गुणे 6 कीजिएगा, और 5 गुणे 9 कीजिएगा और 6 से कर दीजिएगा भाग, 6 से भाग दीजिएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि यक्स को यदि अकेला कार्य करना हो तो कितना समय लगेगा। तो यक्स को अकेला करने में यहाँ 6 यूनिट का समय लग रहा है ना जी, इसी 6 यूनिट का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, यानी कि 6 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5 गुणे 9 यानी 45 बटा में 6 है ना, 45 बटा में 6 और गुणे 6, क्या 1 यूनिट के वैल्यू में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बात बन जाएगा। इसका मतलब जो 45 होगा वही आपका आंसर बनेगा। और आपका ऑप्शन कौन सा सही है भाई, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर है। यह बहुत ही आसान है, फिर से रिपीट करते हैं। इसकी इफिशियंसी यानी क्षमता को लिखना है और क्षमता के अकॉर्डिंग इधर जाना है, 1 यूनिट का वैल्यू ज्ञात कीजिए, इसके बाद इसका निष्कर्ष निकाल दीजिए। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि एक आयत की जो लंबाई है और चौड़ाई का अनुपात है वह 3:1 बताया जा रहा है। यदि इसका परिमाप 96 है तो इसकी लंबाई कितनी होगी। यह आसान क्वेश्चन है। देखिए परिमाप बता रहा है, परिमाप क्या है, 96। 96 क्या है, सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर की मीटर बताया जा रहा है भाई, तो 96 मीटर बताया जा रहा है, 96 मीटर। और जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, यहाँ लिख लेते हैं यल अनुपात बी, और 3:1 है, ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा एक बात समझिए, कभी भी अनुपात में दिया जाता है तो हम उसको यक्स के फॉर्म में मान सकते हैं, यक्स के फॉर्मेट में मान सकते हैं, या आप इस चीज़ को नहीं भी मानिएगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि यह एक दिशा में यानी 1 डायमेंशनल नहीं 1D में काम करता है। हालांकि आयत के क्षेत्रफल में हम बता चुके हैं। इसको मान लीजिए, मानिएगा तो क्या होगा भाई, 3x हो जाएगा, इसको मानेगा तो केवल x होगा, ऐसा कहें तो। यहाँ से देखिए क्या दिया है, 2 × L + B का वैल्यू दिया है, 96 दिया है, 96 मीटर। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो L + B का वैल्यू होगा क्या होगा भाई, तो L + B का वैल्यू 2 से 2 चौके 8, 2 8 16 48 हो जाएगा। और L + B का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यानी 3x + 2x रख दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 48, 3 2 5 और 5x बराबर, यहाँ x होगा, इसको जोड़ेगा तो कितना होगा, 4x बराबर कितना जाएगा 48, और यहाँ से काटेगा तो 4 के 4 4 दूना के 8, यानी x का वैल्यू क्या निकल के आया, 12 निकल के आया। आपसे पूछ क्या रहा है भाई, आपसे पूछ रहा है कि इसकी लंबाई बताइए, तो लंबाई तो 3x है, यानी कि 3 गुणे x का वैल्यू 12, 12 दूना 24, 12 3 36, और 36 सेंटीमीटर का 36 मीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी कुछ आपको बताने का प्रयास किए हैं, जो भी क्वेश्चन बताने का प्रयास किए हैं, आप समझ पाए होंगे। जहां भी आप नहीं समझे हैं उस वीडियो का जो लिंक है, यानी उस प्रकार के जो टाइप का जो भी लिंक होगा वह आपको प्लेलिस्ट में टोटल मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहां से जाके ढूंढिए, वहां से पढ़ने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए। यदि आप नहीं सीख पाए तो इसका मतलब आप पीछे हैं। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।